हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय यानी इनडिक्लाइनेबल इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वाक्य दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएगा। मोहिनी दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएगी। वे लड़के दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगे। वे लड़कियां दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगी। मोहन को दिल्ली बिल्कुल नहीं जाना। मुझे दिल्ली बिल्कुल नहीं जाना। आपको दिल्ली बिल्कुल नहीं जाना। वे दिल्ली बिल्कुल नहीं जाएंगे या जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे संज्ञा पद हैं, संज्ञा सर्वनाम पद हैं, और इधर ये सारे क्रियापद हैं। और बीच में कुछ नीले कलर के शब्द हमें लिखे हुए दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बदल रहे हैं, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। मोहन है तो उसके अनुसार क्रिया जाएगा हो गया, मोहिनी के अनुसार जाएगी हो गई, वे लड़के इसके अनुसार जाएंगे हो गया, वे लड़कियां इसके अनुसार क्रिया जाएंगी हो गई। मोहन को मोहन के अनुसार जाना, मुझे इसके अनुसार जाना, आपको इसके अनुसार जाना, वे इसके अनुसार जाएंगे या जाएंगी। इस प्रकार से क्रिया के रूप जो हैं वो वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार इधर परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन बीच के जो शब्द नीले कलर में दिए हैं वे अपरिवर्तनशील हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे कर्ता कुछ भी हो, क्रिया कुछ भी हो, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। इस प्रकार अव्यय शब्द की कुछ विशेषताएं निकलती हैं। पहली विशेषता है अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय इसका शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, व्यय यानी खर्च, और अ यानी उसमें अ उपसर्ग लगा दिए तो अव्यय हो गया, यानी जिसका कुछ भी खर्च ना हो। तीसरी इसकी विशेषता है अविकारी शब्द का अर्थ है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न आए, जैसा कि हमने वाक्यों में देखा। इस प्रकार अव्यय की परिभाषा हम लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम आगे अव्यय के भेद के बारे में जानेंगे। तो अव्यय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक, यानी इसे हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। संबंध बोधक, इसे इंग्लिश में हम पोस्ट पोजीशन कहते हैं। विस्मय आदि बोधक, इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और 5वां होता है निपात। अब क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण जानने के पहले यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसे हम पढ़ते हैं। आज वर्षा बहुत तेज हुई, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। ऐसी वर्षा आज हुई है। मैंने ऐसा दृश्य यहाँ पहले नहीं देखा था। इस प्रकार से जो शब्द यानी जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताती हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय, तो वो हो जाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। इस प्रकार से क्रिया विशेषण की परिभाषा हुई। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जान लेते हैं। क्रिया विशेषण का पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी मैनर, इसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कह सकते हैं। क्रिया की रीति का बोध कराने वाले विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषण
क्रिया की विशेषता तो बताते हैं लेकिन उनकी रीति विधि बता रहे हों तो उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। मुग्धा मन ही मन हंसती है। कैसे हंसती है? मन ही मन। चीता तेजी से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेजी से। करुणा चुपके चुपके रोती है। कैसे रोती है? चुपके चुपके। इस प्रकार से हम अगर प्रश्नों में क्रिया के साथ अगर हम कैसे या कैसी प्रश्नसूचक शब्द लगा दें तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त हो जाएगा। अगला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय, इसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के समय का बोध कराने वाले विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह अभी आएगा। कब आएगा? अभी। उसकी परीक्षा कल है। कब है? कल है। मैं उसे पहले से जानता हूँ। कब से? पहले से। श्याम कब तक आएगा? यहाँ कब पहले से लगा हुआ है। इस प्रकार से हम इसके उदाहरणों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्रिया के साथ अगर हम कब प्रश्नसूचक शब्द लगा दें तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा इससे। अगला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, स्थान से ही, नाम से ही पता चल रहा है स्थानवाचक। इधर आइए, वहाँ धूप पड़ रही है। ऊपर मत जाइए, पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। इस प्रकार से ये जो सारे रंगीन ब्लू कलर में दिख रहे हैं आपको, नीले कलर में शब्द, ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनसे हमें स्थान का पता चल रहा है। इधर, वहाँ, ऊपर, पानी के अंदर। इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि क्रिया के साथ हम कहाँ प्रश्नसूचक शब्द को लगाएंगे तो हमें उत्तर जो मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखते हैं, कहाँ आइए? इधर आइए। कहाँ धूप पड़ रही है? वहाँ धूप पड़ रही है। कहाँ मत जाइए? ऊपर मत जाइए। कहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं? पानी के अंदर। इस प्रकार से कहाँ लगाने पे हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की प्राप्ति हो जाती है। अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे हम इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, क्रिया की परिमाण यानी मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ ही होता है क्वांटिटी। अब उदाहरण से समझते हैं इसे। मेरी बात सुनकर वह बहुत हंसा। बहुत यानी कि ये बहुत मात्रा में हंसा, तो ये क्रिया की मात्रा बताई जा रही है। पुष्पा बहुत कम बोलती है। बोलने की मात्रा है बहुत कम। इसे जरा पढ़ लेने दो। इस प्रकार से यहाँ जरा सा यानी थोड़ा पढ़ लेने दो। मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो। कितना खाना? तो थोड़ा। तो यहाँ पे क्रिया की मात्रा जो है ये सारे शब्द बता रहे हैं। इस प्रकार से ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुए। इसे पहचानने का सरल तरीका ये है कि हम क्रिया के साथ कितना या कितनी ये प्रश्नसूचक शब्द लगा करके इसके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जो उत्तर प्राप्त होगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। मेरी बात सुनकर वह कितना हंसा? बहुत हंसा। इसे कितना पढ़ लेने दो? जरा पढ़ लेने दो। पुष्पा बहुत कम बोलती है। पुष्पा कितनी बोलती है? बहुत कम। मेरे लिए कितना खाना छोड़ दो? थोड़ा छोड़ दो। इस प्रकार से कितना या कितनी लगाकर हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान सकते हैं।